गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। होप आप सभी लोग सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर ये वीडियो मेरा कोई भी मेल देख रहे हैं तो प्लीज़ वो इसको डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि ये वीडियो कम्प्लीटली फीमेल्स के लिए है, मेल्स के किसी भी काम का नहीं है ये वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ बोलते हैं, या कुछ लोग इसको पीसीओएस भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाली हूँ वो है कि पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, एंड स्पेशली ये वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि मैं इस वीडियो में अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करूँगी कि मुझे कब पता चला कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है और मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आई। तो अगर किसी को भी मेरे इस वीडियो से कोई भी पीसीओडी का पेशेंट है, अगर इस वीडियो से उसको कोई हेल्प मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। एंड लास्ट मैं कुछ ऐसे नेचुरल तरीके बताऊंगी कि जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो ट्रस्ट मी गाइज, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये पीसीओडी क्या होता है। पीसीओडी जो होता है ये वुमेन्स में होने वाला एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो स्पेशली चाइल्ड बेयरिंग एज में होता है, लाइक बिटवीन 14 to 45 के एज में होता है। इसमें होता क्या है कि एक्चुअली जनरली क्या होता है कि हमारा जो ओवरी होता है, जो यूट्रस होता है, उसमें 2 टाइप्स के हार्मोन सेक्रेट होते हैं। एक फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, और एक मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं उसका सेक्रेशन कम होता है, एंड जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स जिसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं उसका जो सेक्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। ये नॉर्मल फंक्शन में होता है, लेकिन किसी वजह से अगर आपका हार्मोन्स जो है वो आउट ऑफ बैलेंस हो गया है तो उसमें क्या होगा कि आप में फीमेल सेक्स हार्मोन जो आपका एस्ट्रोजन है उसका सेक्रेशन कम हो जाएगा, एंड मेल सेक्स हार्मोन जो एंड्रोजन है उसका सेक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो होगा क्या कि जो आपकी ओवरी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ओवरी पे छोटे छोटे सिस्ट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे। तो जो हमारा पीसीओडी का प्रॉब्लम है उसमें जो सबसे मेन जो है उसमें हमारा ये है कि हमारे पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत इरेगुलर होते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मिसिंग पीरियड्स की भी प्रॉब्लम होते हैं। तो ये हो गया कि पीसीओडी क्या होता है। सेकेंड आता है कि पीसीओडी क्यों होता है। पीसीओडी जो होता है ना, उसकी होने के 2 मेन फैक्टर है, एक है जेनेटिक फैक्टर और एक है आपकी लाइफस्टाइल। जेनेटिक फैक्टर में होता है कि जैसे लाइक आपकी मॉम को है, या फिर आपके एल्डर सिस्टर को है, या फिर किसी भी ऐसे फैमिली मेम्बर को है जिससे आपका डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस जीन को कैरी करेंगे और आपको इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम होने का ज़्यादा चांस होता है। सेकेंड जो इसका रीज़न है वो है आपकी लाइफस्टाइल। अगर आप आप लाइक वो जीन नहीं भी कैरी कर रहे हैं बट आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल में जैसे आपकी डाइट अच्छी नहीं है, और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर आपको उस कंडीशन में भी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम होने का प्रॉब्लम चांसेस काफ़ी हद तक रहता है ना। थर्ड आता है इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। जो इसका मेजर सिम्टम है वो है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या फिर मिसिंग पीरियड्स हो जाते हैं। दूसरा जो है वो वेट गेन, आप ऑल ऑफ सडन बहुत तेज़ी से वेट गेन करना स्टार्ट करेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप इतना वेट गेन क्यों और कैसे कर रहे हैं। थर्ड आता है कि आपको मेल पैटर्न में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, लाइक सभी को अपर लिप पे होता है, यहाँ पे चिन पे सभी को होता है, सभी मोस्ट ऑफ द लोगों को होता है, बहुत थिन हेयर्स होते हैं वुमेन्स में। बट इसमें क्या होता है ना कि आपको यहाँ अपर लिप पे, यहाँ चिन पे, यहाँ पे जॉ लाइन के पास आपको थिक हेयर्स जो है ना वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। एक ये हो गया। उसके बाद में फिर क्या होगा कि चौथा नंबर पे होता है हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हेयर फॉल में भी स्पेशली कैसे होगा, मेल पैटर्न में हेयर फॉल होगा, लाइक आपको यहाँ ये जो एरिया है ना आपका, ये एरिया में आपको हेयर फॉल ज़्यादा तेज़ी से होगा।
तो ये सारे जो हैं वो इसके सिम्टम्स हैं। तो अगर आपकी बॉडी में इसमें से कोई भी ऐसा सिम्टम है तो आप एक बार प्लीज़ आप जाके पीसीओडी का टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में आता है कि मेरी जर्नी, मुझे कब पता चला कि मुझे ये पीसीओडी का प्रॉब्लम है। एक्चुअली जब भी मैं 15-16 ईयर्स की थी ना, तब से ही मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन मतलब मेरे पीरियड्स जो है ना वो बहुत इरेगुलर थे बोल सकते हैं। तो जनरली मेरे टाइम पे कैसा था ना, लोग इतने ज़्यादा अवेयर भी नहीं होते थे। तो ये सब प्रॉब्लम जो होता है ना, जनरली हम किससे शेयर करते हैं, अपनी मॉम के साथ शेयर करते हैं। तो जब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ तो मैंने अपनी मॉम को शेयर किया। और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे ये प्रॉब्लम जो था ना वो जेनेटिक रीज़न की वजह से था, क्योंकि मेरी मॉम को भी सेम प्रॉब्लम था। तो जब मैंने उनको ये प्रॉब्लम बताया तो उन्होंने फैमिली में और लोगों के साथ डिस्कस किया, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया, क्योंकि उस टाइम पे लोग इतना ईजिली गायनोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं करते थे। तो फिर उनको किसी ने बताया कि नहीं, आफ्टर मैरिज ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, या फिर एक टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर मेरा ये वीडियो कोई भी टीनेजर या फिर कोई भी अनमैरिड वुमेन देख रही है तो मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही बड़ा भ्रम है कि आफ्टर मैरिज आपके पीरियड्स ऑटोमेटिकली रेगुलर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको खुद से वो पीरियड को रेगुलर करना पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, तो ही जाके ये पीरियड रेगुलर होगा। अपने आप से तो कभी नहीं ठीक होगा आपका ये प्रॉब्लम। हाँ, प्लस मैं ये बोलूँ कि साथ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी बॉडी में आ जाएंगी, ये बात तो श्योर है। तो आप उस चीज़ का वेट मत करो कि आफ्टर मैरिज ठीक हो जाएगा, चलो छोड़ो, ऐसा नहीं होता। तो फिर मेरा ये प्रॉब्लम चलता रहा तो मैं भी मतलब एक्चुअली में बहुत इसके जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए ना वो बहुत ही मुश्किल होता है। जो लोग भी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं ना, वो लिटरली बोलते हैं ना, एकदम फेडअप हो जाते हैं क्योंकि आप ऑल ऑफ सडन वेट गेन करने लगोगे, प्लस आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होंगे, जो आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, वो सारी चीज़ें हैं। प्लस आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं रहेंगे, कभी आपको 15 डेज़ में आ जाएगा, कभी आपको 45 डेज़ में आएगा, कभी आएगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि अभी बॉडी ना, आपका जो बायोलॉजिकल साइकिल है ना अंदर से, वो ही पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक पोर्शन है कि पीरियड आपको नहीं आ रहा है या फिर लेट में आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता। आपकी पूरी जो इंटरनल बायोलॉजिकल साइकिल है ना वो ही डिस्टर्ब हो चुकी है। तो बहुत परेशानी होती है। एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ कि उतनी नॉर्मल नहीं रहती है जितनी और गर्ल्स की लाइफ नॉर्मल रहती है। तो फिर उसके बाद में मेरी शादी हो गई। देन आफ्टर मैरिज बाय गॉड ग्रेस मैंने नेचुरली कंसीव भी कर लिया। जबकि ऐसा होता है कि जनरली जो लोग जिनको भी पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है वो मुश्किल से कंसीव करते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो कोई लोग देख रहे हैं जिनका कंसीव करने का प्लान है और उनको पीसीओडी है, तो मैं उनको एक बात ये भी बता दूं कि ये बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन है कि जिसको पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है वो कंसीव नहीं कर पाता। वो एकदम ही रॉन्ग है। हाँ, जिसको पीसीओडी का प्रॉब्लम है उसके कंसीव करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, बट कंसीव नहीं कर पाता तो ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मतलब आप होपलेस होने का ज़रूरत नहीं है अगर किसी को भी पीसीओडी का प्रॉब्लम है कि नहीं मैं कंसीव नहीं कर सकती, या फिर उसके लिए आप क्या करो कि फिर मैं आपको बताती हूँ आगे मेरी अपनी स्टोरी। तो मैंने कंसीव कर लिया, फिर फिर मैंने बेबी डिलीवर किया। उसके आफ्टर डिलीवरी 2-3 मंथ्स के बाद में ना मुझे अगेन वो पीरियड्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। फिर मैं अपने गायनोलॉजिस्ट के पास गई, क्योंकि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ना मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था उस गायनोलॉजिस्ट से। तो मैं उसके पास गई तो उस टाइम उसने मुझे एक स्कैन बोला जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल पेल्विक स्कैन। ये जो आपका यूट्रस होता है ना, वो आपका यूट्रस का ही स्कैन होता है जो पता चलता है कि अंदर आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, इस टाइप का। तो मैंने वो स्कैन कराया, तब मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे पहले तो ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो डॉक्टर ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें ये प्रॉब्लम पहले से रही होगी। तो जो डॉक्टर ने मुझे सिम्टम बताया ना, तब मुझे यकीन हुआ ओ ये प्रॉब्लम तो मुझे बहुत लंबे टाइम से है। तो एक्चुअली कैसा था ना, मैं उस प्रॉब्लम के साथ में यूज्ड टू हो गई थी, कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। मुझे पता नहीं था कि ये इसका कोई नाम भी है या इस टाइप का ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने उसको कभी उतना सीरियसली लिया ही नहीं। मैं उस
बोल सकते हैं ना, मैं उस चीज़ के साथ ही यूज टू हो गई थी। उसके बाद में फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि नहीं, मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है, प्लीज़ आप मुझे इसका ट्रीटमेंट बताओ। तो डॉक्टर ने क्या किया, मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिया। वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ना, उसने मुझे बोला कि तुमको 6 मंथ तक ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को खाना है, उसके बाद में हम अगेन स्कैन कराएंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं आई और मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को खाना मैंने स्टार्ट किया। उस टाइम पे कैसे था ना कि चूँकि मैंने फर्स्ट बेबी डिलीवर किया था, तो हम ऑलरेडी ना बेबी को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा नेट पे कुछ भी नहीं सर्च किया कि मैं क्या खा रही हूँ, मतलब इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ब्लाइंडली मैं उस मेडिसिन को 6 मंथ्स तक खाती रही। उसके बाद में जब आफ्टर 6 मंथ्स, तो मेरे पीरियड्स भी बहुत रेगुलर थे, वो 28 डेज़ टैबलेट फिनिश करने के बाद 28 डेज़ के बाद मुझे वापस से पीरियड्स आ जाते थे। तो वो लाइक मेरा काफ़ी बैलेंस चलता। तो मुझे लगा, अंदर से मुझे लगा वो मतलब मेरी साइकिल नॉर्मल हो गई। मैं बहुत खुश थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने अगेन मुझे स्कैन करने के लिए बोला। तो यू वोंट बिलीव, जब मैंने स्कैन कराया तो एक्चुअली जब भी मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मेरे सिर्फ लेफ्ट ओवरी में सिस्ट था। आफ्टर स्कैन मुझे पता चला कि मेरे राइट ओवरी में भी मल्टीपल सिस्ट है। आई एम शॉक्ड कि लाइक मैं मेडिसिन पे थी, तो अगर मेरा प्रॉब्लम घटा नहीं है, कम नहीं हुआ है, तो ये क्या बात हुई कि मैं मेडिसिन पे थी और मेरे एक ओवरी में था, उसके बाद मेरे दोनों ओवरी पे हो गए, जबकि मैंने मेडिसिन प्रॉपर ली। और मेरे पीरियड्स में 6 मंथ्स तक एकदम रेगुलर थे। तो क्यों रेगुलर थे, है ना, वो पीरियड्स मेरे रेगुलर क्यों थे कि जब भी मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए ही नहीं है, मेरे सिस्ट नहीं ठीक हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है ना, वो आपका पीरियड रेगुलर कर देता है उसके पीछे, बट पर्टिकुलर उस टाइम के लिए जब तक आप उस मेडिसिन में होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ना वो बाहर से हार्मोन्स मिलता है, उस पिल्स के थ्रू आपको वो हार्मोन्स मिलता है। आपकी बॉडी जो है ना, वो नेचुरली उस हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करती है। ऐसा नहीं आपका अंदर का सिस्टम ठीक हो गया, अंदर का सिस्टम जैसा है वैसा ही है। वो बाहर से आपको जो हार्मोन्स दिया जा रहा है, उसकी वजह से वो उस टाइम के लिए होता है। या तो फिर कुछ लोग होता है कि 2-3 महीने और भी ज़्यादा साइकिल नॉर्मल चलती है, रेगुलेट रहती है, बट वो वापस से फिर उसी कंडीशन में आ जाती है, क्योंकि अंदर आपका कुछ भी बायोलॉजिकली कुछ भी बैलेंस नहीं हुआ है। वो एक आर्टिफिशियल तरीका होता है, बोल सकते हैं। तो फिर उसके बाद में मैंने डॉक्टर को बोला कि लाइक ऐसा क्यों? तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ऐसा ही होता है लाइक। तो मैंने बोला लाइक मेरी लेफ्ट ओवरी में पहले था, फिर मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया तो मेरी राइट ओवरी में भी निकल गया। मतलब ये क्या है, चीज़ें ठीक तो हो ही नहीं, और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं डॉक्टर को पूछा मतलब ऐसे कैसे है कि, तो मतलब मुझे तो ये मेडिसिन कुछ फ़ायदा ही नहीं कर रही है मतलब। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, आप 6 मंथ्स तक वापस खाओ ये मेडिसिन, उसके बाद में टेस्ट कराते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि आप इंडिया में ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ ना, अगर आपको सिस्ट का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मेडिसिन होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आपको वो ही देंगे। 6 मंथ्स खाओ, 1 ईयर खाओ, 1.5 ईयर खाओ। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिस्ट का प्रॉब्लम है ना, अगर आप कंटिन्यूसली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते रहे, इनफैक्ट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि अगर सिस्ट का प्रॉब्लम है ना, तो उसके साथ आपको आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते रहें तो आपको दुनिया भर की और भी बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाएगी। इनफैक्ट मैरिड वुमेन है या अनमैरिड है, वो सभी को सिर्फ एक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सिर्फ क्योंकि उनके पास सिर्फ वही मेडिसिन है और उनके पास कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप प्लीज़ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब तक उस पिल्स पे रहोगे तो आपके पीरियड्स रेगुलर रहेंगे, बट उसके बाद वापस से आपको सेम प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, आपको अपना अगर ये ठीक करना है तो आपको नेचुरल तरीके पे आना ही पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना ही पड़ेगा, तो ही आपका परमानेंटली क्योर हो सकता है। तो ऐसे था। फिर मैं घर पे आई तो मैंने बहुत, उसके बाद में फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि यार मुझे मतलब बोलते हैं ना, खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज किया। तो मैंने पहले भी बताया ना कि ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं था कि मेरी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं थी, या बट मुझे वो जेनेटिक था। तो हाँ, बट मैं बाहर का खाना कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी, बट हाँ मैं एक्सरसाइज भी उतना ज़्यादा नहीं करती थी, तो शायद मे भी ये रीज़न रहा हो मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस का। तो मैंने अपना डाइट चेंज किया और फिर अपना एक्सरसाइज वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, वो मैंने किया। प्लस साथ में ना मैंने एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी स्टार्ट की। मैंने ये सारी चीज़ें 1 साल तक की।
उसके बाद में गाइस ट्रस्ट में मेरा पीरियड ऑटोमेटिकली ना एकदम नॉर्मल हो गया। उसके बाद में आफ्टर 4-5 ईयर्स मैंने सेकेंड बेबी भी कंसीव किया, सेकेंड बेबी डिलीवर किया। उसके बाद में लाइक मेरा बेबी अभी 3 ईयर्स का हो गया, बट मुझे उसके बाद से कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आया। बट मैं आपको ये भी बता दूँ कि उसके बाद से मैंने अपनी लाइफस्टाइल बहुत चेंज कर ली, सिर्फ उस ड्यूरेशन के लिए नहीं, अब तक के लिए, क्योंकि मुझे ये चीज़ खुद भी पता है कि वो जीन मैं कैरी कर रही हूँ, तो अगर मैंने अपनी लाइफस्टाइल को ख़राब किया तो मैं वापस से उस प्रॉब्लम में जा सकती हूँ। तो ये चीज़ है और मुझे पता है कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इसका जो भी सोल्यूशन है वो मेरे अपने हाथ में है। तो मैंने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक किया। तो मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मेरा वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, अगर कोई ऐसी मॉम देख रही हैं जिनको ये प्रॉब्लम है ऑलरेडी और उनके पास बेबी गर्ल है, तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से ही अपनी डॉटर को ना एक अच्छी लाइफस्टाइल की अच्छी लाइफस्टाइल में मेरा मतलब है एक अच्छी डाइट की, एक्सरसाइज की ना स्टार्टिंग से ही उसको हैबिट डालो। आप ये चीज़ रखो कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो काफ़ी हद तक चांस है कि आपकी डॉटर को भी ये प्रॉब्लम हो, तो आप स्टार्टिंग से ही वो चीज़ करो कि उसकी बॉडी में जो भी हार्मोन्स है वो प्रॉपरली बैलेंस करें, प्रॉपर फंक्शन करें, ताकि इन फ्यूचर जाके उसको वो प्रॉब्लम ना हो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना वो उसकी हैबिट में रहे। तो प्लीज़ अगर आप कोई मॉम ऐसा वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ आप अपनी डॉटर के लिए, अपने लिए तो केयरफुल हो, साथ में अपनी डॉटर के लिए भी प्लीज़ केयरफुल हो जाओ। तो ये थी गाइस मेरी ओवरऑल जर्नी, और मैं इस वीडियो में बहुत शॉर्टकट में बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में अपनाई थी। बट अगर किसी को भी इंटरेस्ट है कि मेरी पूरी ओवरऑल जर्नी जानने की, कि मैंने उसको मतलब डिटेल में जानने का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगी तो ये वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो जो मैंने चेंजेस किया था, मैंने बोला कि सबसे पहले मैंने अपनी डाइट चेंज की थी। डाइट में लाइक मैंने कार्बोहाइड्रेट्स वाले जितने भी फूड थे वो कम कर दिए थे। पैकेज फूड तो मैंने एकदम बंद कर दिए थे, इस टाइप के शुगर भी मैंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। और उसके बाद में मैं ऐसी डाइट लेती थी ना जो प्रोटीन रिच होता था, फाइबर रिच डाइट्स लेती थी। क्योंकि होता क्या है ना, आपको सिस्ट का जो प्रॉब्लम होने का जो मेन जो रूट कॉज है ना वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है ना तो जाके आपको फिर वो सिस्ट का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप ऐसे फूड्स को लो जो प्रोटीन रिच हो, तो आप इस टाइप की अपने डाइट को बैलेंस कर सकते हो। सेकेंड, आप वर्कआउट एटलीस्ट मिनिमम 45 मिनट्स आप डेली वर्कआउट करो, आप योगा करो, जिम करो। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो 45 मिनट्स तक बहुत स्पीड में वॉक करो। स्पीड में वॉक करने से क्या होता है कि आपका जो पेल्विक एरिया है ना उस पर आपके प्रेशर पड़ेगा, और जो आपकी ओवरी है ना, आपका जो यूट्रस है ना, वो मतलब होता है ना प्रॉपरली थोड़ा एक्टिव होगा और वो थोड़ा अच्छे से फंक्शन करेगा। तो इसलिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो 45 मिनट्स तक बहुत स्पीड में वॉक करो, आपको खुद फील होगा कि आपको यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, तो आप वो कर सकते हो। थर्ड नंबर पे जो है वो जनरली लोग अवॉइड करते हैं। आजकल लोगों की लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि अभी तो फिर भी लोग कोरोना के टाइम पे थोड़े से कॉन्शियस हो गए हैं, बट अच्छी बात है, आप आगे भी ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद भी पैसे की कॉन्शियस रहो। तो आप जो थर्ड थिंग है ना, आप प्रॉपर नींद लो। आपकी नींद एटलीस्ट मिनिमम 7 to 8 आवर्स की होनी ही चाहिए नींद। क्योंकि नींद में कैसे होता है ना, जब हम सोते हैं ना उस टाइम पे हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो बैलेंस होने के काफ़ी हद तक चांस रहते हैं। तो आप 6-7 घंटे 8 घंटे की अच्छी नींद ले सकते हो। उसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसे नहीं कि मैंने बोला कि 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो आप एक दिन रात को 9 बजे सो जा रहे हैं, फिर सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, फिर आप रात को 1 बजे सो रहे हैं, सुबह 9 बजे उठ रहे हैं। ऐसे नहीं होता। आपके प्रॉपर सोने का और उठने का एक टाइम होना चाहिए। आप डेली उसी टाइम पे सो और उसी टाइम पे उठो, तो ये एक बोलते हैं ना प्रॉपर आप नींद को बैलेंस करो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ट्रस्ट में आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ कॉन्ट्रेसेप्टिव, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप सिर्फ अगर कॉन्ट्रेसेप्टिव पिल्स ले रहे हो तो भूल जाओ कि आपका वो ठीक हो जाएगा। आप जब तक पिल्स पे हो तब तक ही ठीक होगा, उसके बाद में नहीं होगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको बोल रही हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि जिन्होंने लिया भी है, वो एक टाइम के लिए था, बट जब तक वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। और मैं एक चीज़ और बता दूँगा, मैंने जो भी आपको स्टार्टिंग में सिम्टम्स बताए हैं, तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो
अगर उनकी बॉडी में किसी को भी ये सिम्टम्स है, स्पेशली अगर उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, अगर मेरा ये वीडियो कोई भी टीनेजर देख रही, अनमैरिड वुमेन देख रही, तो अगर आपको का पीरियड इरेगुलर है तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है पीरियड रेगुलर उस टाइम पे ही इम्पॉर्टेंट है जब वो कंसीव करने का सोचते हैं। तो उस टाइम बहुत एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पाते हैं नेचुरली, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर बोलती है पहले अपना पीरियड्स रेगुलर करो, तो वो उस टाइम के लिए होता है इसलिए बिफोर मैरिज लोग उस चीज़ को बहुत ध्यान नहीं देते, एंड आफ्टर बेबी प्लानिंग उसके बाद भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए जितने भी लोगों को ये पीसीओडी का प्रॉब्लम है, उसमें से 70% वुमेन्स ऐसी होती हैं जिनका ये प्रॉब्लम डायग्नोस्ड ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अवॉइड करती रहती, कभी डॉक्टर के पास जाती ही नहीं, और जब वो डायग्नोस्ड उनको होता है ना, तो एक्चुअली उनको ये प्रॉब्लम डायग्नोस्ड नहीं होता है। ये पीसीओडी का प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम है ना कि ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसको हम पीसीओएस बोलते हैं। अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आता है उसके। अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो आप ट्रस्ट मी, इस बात को आप जान लो कि अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक उसको ट्रीट नहीं किया तो डायबिटिक का प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारे, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारी जो प्रॉब्लम है ना वो आपको फ्री में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना आपका जो अंदर का पूरा बायोलॉजिकल साइकिल है ना, उसको पूरी तरीके से ख़राब कर देता है। आपका मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर से काम नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ में पीसीओडी के साथ में आपको फ्री में मिल जाती हैं। तो 70% वुमेन्स का डायग्नोस नहीं होता, ये बहुत ही वर्स्ट थिंग है। होता क्या है कि लाइक जब उनको काइंड ऑफ डायबिटिक 2 निकला तो वो टेस्ट के लिए जाते हैं, तब उनको वो जाते हैं डायबिटिक के टेस्ट के लिए, तब उनको पता चलता है कि उनको तो सिस्ट का भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि सिस्ट और ये डायबिटिक का कोई रिलेशन नहीं है, सिस्ट और थायराइड का कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअली में होता है क्या है कि आपको डायबिटिक का प्रॉब्लम बाद में हुआ है, आपको सिस्ट का प्रॉब्लम पहले था। ऐसा नहीं था कि डायबिटिक की वजह से सिस्ट हुआ, नहीं, जो आपका सिस्ट है ना वही रूट कॉज है। आपको सिस्ट की वजह से डायबिटिक का प्रॉब्लम हुआ। क्यों? क्योंकि सिस्ट में कैसा होता है ना कि आपकी बॉडी जो होती है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डायबिटिक का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं ना वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाने का काम करते हैं। तो मतलब एक प्रॉब्लम तो कम नहीं करें, दूसरी प्रॉब्लम ज़रूर आपकी बॉडी में बढ़ा रहे हैं। तो ये एक अगेन एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का। तो आपको दूसरी प्रॉब्लम, आप गए टेस्ट कराने, तब आपको पता चला आपको तो सिस्ट का भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए अगर आपको जो भी मैंने सिम्टम्स बताए उसमें से कोई भी सिम्टम हो, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है इरेगुलर पीरियड का आपको प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ जाके सबसे पहले उसको टेस्ट कराओ और उस चीज़ को आप रेगुलेट करने की कोशिश करो। अदरवाइज़ आप अगर लंबे टाइम तक इस चीज़ को अवॉइड करते रहे तो आपको दूसरे भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो बस आई थिंक ये मेरा वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा चला गया है, तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।